जादुई अंगूठी का किस्सा। सुल्तान जलालुद्दीन पहाड़ों का बादशाह एक रात आराम की नींद सो रहा था कि उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग दिखाई दिए। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, ऐ सुल्तान जलालुद्दीन, कल सुबह जब सूरज निकले तो घोड़े पर सवार होकर जनूब की तरफ जाना, फिर उस दुर्रे में घोड़ा डाल देना जो पहाड़ के दरमियान से गुजरता है। यह दुर्रा पहाड़ों की ढलान पर खत्म होगा। उन ढलानों में गौर करना, यहाँ तुम्हारा घोड़ा अपने आप रुक जाएगा। बस जहाँ घोड़ा रुके वहीं से खुदाई शुरू कर देना। खोदते खोदते तुम्हें एक रास्ता नजर आएगा, उस रास्ते से नीचे उतर जाना। उसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन ने पूछा, उस रास्ते के आखिर में क्या है? बुजुर्ग बोले, उस रास्ते के आखिर में एक खुली जगह है, वहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा। उस जगह के ऐन दरमियान पीतल का एक बुत पड़ा होगा। बुत की उंगली में अंगूठी होगी। जब तुम उस अंगूठी को छुओगे तो बुत चिल्ला उठेगा, मगर उसकी तरफ ध्यान मत देना और खौफजदा मत होना। बुत की उंगली से अंगूठी उतारकर अपनी उंगली में पहन लेना। सुल्तान जलालुद्दीन ने सवाल किया, इस अंगूठी की क्या खूबी है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इस अंगूठी की खासियत यह है कि जब तक तुम इसे पहने रहोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब इसे उतारकर हाथ में पकड़ोगे तो एक जिन हाजिर हो जाएगा। यह जिन तुम्हारे कब्जे में होगा और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेगा। अंगूठी को मुंह में रख लोगे तो तुम सबको देख सकोगे, मगर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। सुल्तान जलालुद्दीन की आंख खुल गई तो वह परेशान था। इतना लंबा और इस कदर साफ ख्वाब उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे ख्वाब की हर बात याद थी। ख्वाब या तो खुदा की तरफ से आते हैं या शैतान बहकाता है। सुल्तान जलालुद्दीन को डर था कि अगर ख्वाब शैतानी हुआ तो वह बुजुर्ग की बात मानकर शैतान के चुंगल में फंस जाएगा। यह सोचकर उसने ख्वाब के मुताबिक अमल नहीं किया, बल्कि उस दिन घोड़े की सवारी भी नहीं की कि कहीं घोड़ा खुद ब खुद उसे उस तरफ न ले जाए। लेकिन अगली रात फिर वही बुजुर्ग ख्वाब में आए और वही बातें दोहराईं। तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ। अब सुल्तान जलालुद्दीन को यकीन हो गया कि यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, शैतान की तरफ से नहीं। सुबह होते ही वह उठा, घोड़े पर सवार हुआ और जनूब की तरफ रवाना हो गया। वह तंग दुर्रे में चलता गया। जब ढलान शुरू हुई तो दोनों तरफ गार भी नजर आने लगे। अचानक एक जगह उसका घोड़ा रुक गया। यही वह जगह है, सुल्तान जलालुद्दीन ने सोचा। वह बेलचा साथ लाया था। घोड़े को एक पत्थर से बांधकर वह ठीक उस जगह को खोदने लगा जहां घोड़ा रुका था। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि लोहे का दरवाजा नजर आया। सुल्तान जलालुद्दीन ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। क्या देखता है कि नीचे सीढ़ियां जाती हैं और कहीं अंधेरे में गुम हो जाती हैं। उसने जेब से मोमबत्ती निकाली और जलाकर नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां उसे एक बल खाते लंबे अंधेरे रास्ते पर ले गईं। रास्ता एक कुशादा गार में खत्म होता था। यह गार पहाड़ के अंदर बहुत दूर तक चला गया था। सुल्तान जलालुद्दीन ने देखा कि उसके चारों तरफ सोने के ढेर लगे हुए हैं, मगर उसने खजाने की तरफ कोई तवज्जो न दी। गार के ऐन दरमियान पीतल का बुत रखा था। उसका कद इंसान के बराबर था। उसके एक हाथ में पीतल की तलवार थी और दूसरा हाथ गार के दहाने की तरफ फैला हुआ था। उसी हाथ की एक उंगली में सोने की अंगूठी थी। सुल्तान जलालुद्दीन ने हाथ बढ़ाकर अंगूठी उतारनी चाही तो गार में अजीब सा शोर उठा। बुत यूं चीख रहा था जैसे वह इंसान हो। धातु के बुत से निकलने वाली आवाजें जब खुले गार की दीवारों से टकराईं तो यूं लगा जैसे फौज दहाड़ रही हो। सुल्तान जलालुद्दीन ने पहले तो डरकर हाथ खींच लिया, लेकिन फिर हौसला करके बुत की उंगली से अंगूठी उतार ली। जैसे ही उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, सारा शोर खत्म हो गया और बुत एक धमाके के साथ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गार में मुकम्मल खामोशी छा गई। सुल्तान जलालुद्दीन गार से बाहर निकल आया। ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी में आकर उसके होश ठिकाने आए। उसने उंगली से अंगूठी उतारी और हाथ में पकड़ ली। फौरन ही एक लंबा तगड़ा जिन सामने खड़ा हुआ और सर झुककर बोला, मेरा नाम तारिक है, हुक्म कीजिए। इस गार का तमाम खजाना उठाकर मेरे खजाने में पहुंचा दो। सुल्तान जलालुद्दीन ने हुक्म दिया। हुजूर का हुक्म सर आंखों पर, यह कहकर तारिक जिन गायब हो गया। सुल्तान जलालुद्दीन ने अंगूठी मुंह में रख ली। अब वह किसी को नजर नहीं आ सकता था। उसने अपना हाथ देखा तो वह नजर न आया। पांव की तरफ नजर की तो पांव भी दिखाई न दिए।
उसे तसल्ली हो गई कि ख्वाब वाले बुजुर्ग ने जो कुछ कहा था वह दुरुस्त था। उसने अंगूठी दोबारा उंगली में पहन ली और घोड़े पर सवार होकर महल में वापस आ गया। अंगूठी का राज सुल्तान जलालुद्दीन ने किसी को नहीं बताया, अपने 3 बेटों से भी छुपाए रखा। खुद भी बिला वजह अंगूठी को इस्तेमाल नहीं करता था। कई बरस गुजर गए। सुल्तान जलालुद्दीन बूढ़ा हो गया और एक दिन बीमार होकर बिस्तर पर लेट गया। जिंदगी की कोई उम्मीद ना रही तो उसने बड़े बेटे को बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुम मेरे तख्तो ताज के वारिस हो, मेरी आधी दौलत भी तुम्हारी है। यह सुनकर बड़ा बेटा बेहद खुश हुआ। अब सुल्तान जलालुद्दीन ने मंझले बेटे को बुलाया और बोला, बेटा, बाकी दौलत तुम्हारी है, खुश रहो। मंझला बेटा भी बहुत खुश हुआ। सुल्तान जलालुद्दीन के तीसरे बेटे का नाम मूसा था। उसने बाप का फैसला सुना तो सीधा उसके पास आया और बोला, अब्बा जान, आपने यह क्या किया? आपको अपना तीसरा बेटा याद नहीं रहा? आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। तुम्हारा हिस्सा मेरी सारी सल्तनत से बड़ा है। इसमें शक नहीं कि मुझे तुम्हारे बड़े भाई भी प्यारे हैं, मगर तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हो। लेकिन यह राज ही रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इसी में तुम्हारी भलाई है। यह कहकर सुल्तान जलालुद्दीन ने जादू की अंगूठी मूसा को दे दी और उसकी तमाम खूबियां भी उसे समझा दीं। इस वाक़े के कुछ दिन बाद सुल्तान जलालुद्दीन अल्लाह को प्यारा हो गया और बड़ा बेटा हसन तख्त पर बैठा। तीनों भाई मिलजुल कर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें एक दूसरे से ना दुश्मनी थी ना हसद। मूसा ने एक आध बार जादू की अंगूठी को आजमाया। उसमें वाकई वह खूबियां थीं जो उसके वालिद ने बताई थीं। फिर उसे अंगूठी इस्तेमाल करने का ख्याल ही ना आया, क्योंकि उसे ज्यादा दौलत की हवस ना थी। उसकी तमाम ज़रूरतें अच्छी तरह पूरी हो रही थीं। एक दिन मूसा को अचानक एहसास हुआ कि उसका बड़ा भाई हसन कुछ परेशान है। उसने पूछा, क्या बात है भाईजान, आप चुपचाप क्यों हैं? क्या कोई ख़ास बात है? हसन ने कहा, हमारा मुल्क सख्त खतरे में है, बस यही फिक्र दिन रात मुझे खाए जा रही है। कैसा खतरा भाईजान? मूसा ने पूछा। हसन ने कहा, तुम जानते हो कि हमारी सल्तनत के हमसाए में जिस बादशाह की सल्तनत है वह बहुत लालची और हरीस है। उसने हजारों की तादाद में फौज जमा कर ली है और हमारी शुमाली सरहद पर हमला करने की सोच रहा है। मूसा हंसा और बोला, भाईजान, बस इतनी सी बात? आप मुझे 10 मिनट की मोहलत दें, मैं अभी उस बादशाह को जंजीरों में जकड़कर आपके सामने पेश करता हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे में गया और अंगूठी उंगली में से उतारकर हाथ में पकड़ ली। उसी वक्त तारिक जिन हाजिर हो गया। मूसा ने हुक्म दिया, पड़ोस की सल्तनत के बादशाह को पकड़कर हमारे महल में ले आओ। एक लम्हे बाद वह बादशाह महल में मौजूद था। मूसा बादशाह को लेकर दरबार में गया और उससे कहा, फौरन मेरे भाई के कदमों में गिरकर माफी मांगो। बड़े भाई हसन के होश उड़ गए। वह समझ नहीं सका कि दुश्मन आप उसके पास कैसे आ गया। कुछ देर तक उसके मुंह से कुछ न निकला। फिर वह संभल कर बोला, ए बादशाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे मुल्क पर चढ़ाई करने के मंसूबे बना रहा है? तेरा अपना ही मुल्क बहुत बड़ा है, फिर मेरे मुल्क को क्यों लेना चाहता है? पकड़े गए बादशाह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मालूम ना था कि आपके कब्जे में जिन है और उससे आप सब कुछ करवा सकते हैं। फिर उसने माफी मांगी और कहा, अगर आप मुझे आजाद कर दें तो मैं सारी उम्र आपका गुलाम रहूंगा। जाओ, तुम आजाद हो। हसन ने कहा और गुलामों को इशारा किया कि वह बादशाह की जंजीरें खोल दें, लेकिन जंजीरें नहीं खुलीं। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर बेकार। आखिर कैदी बादशाह ने कहा, यह जंजीरें वही खोल सकता है जिसने मुझको बांधा है। इतने में मूसा भी आ पहुंचा। उसके हाथ लगाते ही सारी जंजीरें गायब हो गईं। मूसा ने कहा, अब आप जहां चाहे जा सकते हैं, लेकिन अपना वादा ना भूलिए। कैदी बादशाह ने कहा, आप जानते हैं मेरा मुल्क यहाँ से 3 महीने की दूरी पर है। अगर मैं घोड़े पर सवार होकर 3 महीने भागता रहूं तब कहीं पहुंच सकूंगा। इस अरसे में मुझे मुर्दा समझकर कोई और तख्त पर बिठा दिया जाएगा। यह सुनकर हसन ने मूसा की तरफ देखा और कहा, अब यह साबित हो गया कि तुम्हारे पास कोई जादू की ताकत है और वह उसके बलबूते पर जो चाहे कर सकता है। एक दिन हसन ने हारून से कहा, हमें यह राज मालूम करना चाहिए कि मूसा के पास कौन सी जादुई ताकत है। हारून ने जवाब दिया, आज हम एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम करते हैं। रियाया से कह दीजिए कि पड़ोसी बादशाह के हमले का खतरा टल गया है, इसलिए मुल्क भर में जश्न मनाया जाए। दूसरे दिन महल में बहुत बड़े जश्न का इंतजाम किया गया।
तरह तरह के खाने पकवाए गए। बड़े बड़े तबकों में जाफरानी पुलाव, सालिम दम्बे, नरगिसी कोफ्ते, शामी कबाब, सीख कबाब, तरह तरह के अचार, मुरब्बे, चटनियां और मिठाइयां परोसी गईं। दावत के दौरान हारून ने कहा, काश दस्तरख्वान पर बगदाद के नींबू भी होते, बस उनकी कमी रह गई। गोश्त नींबू के बगैर मजा नहीं देता, मूसा ने हंसते हुए कहा। यह कौन सी बड़ी बात है, अभी हाजिर करता हूँ। यह कहकर मूसा ने बिना सोचे समझे उंगली से अंगूठी उतारी। उसी वक्त तारिक जिन हाजिर हो गया। मूसा ने हुक्म दिया, अब इसी वक्त 1 दर्जन ताजे बगदादी नींबू पेश करो। बस 1 ही मिनट गुजरा था कि बगदाद के ताजे नींबू प्लेट में रखे हुए सामने आ गए। बड़े और मंझले भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दम बखुद होकर मूसा से छुटकारा पाने की तजवीज योजना सोचने लगे। इत्तेफाक से मूसा की एक खास कनीज वहां मौजूद थी। वह छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। वह भागी भागी मूसा के पास आई और सारा किस्सा कह सुनाया। अगर यह बात है तो मैं भाइयों के पास नहीं रहूंगा। मूसा ने फैसला किया और उसी रोज घर छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में उसने अंगूठी उतारकर हाथ में ली। तारिक जिन हाजिर हुआ। मूसा ने उससे कहा, मुझे यह बताओ कि दुनिया का सबसे हसीन मुल्क कौन सा है। तारिक जिन ने जवाब दिया, जजीरा ए कनफर जो बहर ए कुलजा में है। मूसा ने पूछा, दुनिया में सबसे हसीन लड़की कौन है? तारिक जिन ने जवाब दिया, शहजादी जरीन। यह जजीरा ए कनफर के बादशाह की बेटी है। उसका रंग चांदनी जैसा गोरा, होठ गुलाबी और बाल रेशमी स्याह हैं। उस जैसी हसीन लड़की दुनिया जहान में नहीं। तो फिर मुझे जजीरा ए कनफर ले चलो, मूसा ने हुक्म दिया। तारिक जिन उसी वक्त उसे जजीरा ए कनफर की तरफ उड़ा ले गया। रास्ते में वह नदियों, पहाड़ों और हरी भरी वादियों के ऊपर से गुजरे, फिर समंदर के साहिल के साथ साथ चलते रहे। आखिरकार जजीरा ए कनफर पहुंच गए। यह जजीरा किसी जन्नत से कम नहीं था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से महकती फिजा थी। नीले समंदर ने इस हसीन टुकड़े को चारों तरफ से घेर रखा था। शहर में सफेद संगमरमर की इमारतें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। शहर के एक सिरे पर एक भव्य शाही महल था। यहां पहुंचकर मूसा ने अंगूठी मुंह में रख ली, जिससे वह किसी को नजर नहीं आता था। अब वह बगैर किसी रोक टोक के महल में दाखिल हो गया और बाग में सैर करने लगा। इतने में शहजादी जरीन एक गुलाबी पत्थर की बेंच पर बैठी नजर आई। उसके साथ उसकी वफादार कनीज रुकैया भी थी। मूसा उसे गौर से देखने लगा। शहजादी जरीन वाकई बेइंतहा हसीन थी। ऐसी हुस्न मल्लिका उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। अगले दिन मूसा ने एक शहजादे जैसा लिबास पहना, बेशकीमती जवाहरात से सजी तलवार कमर में बांधी और एक शानदार घोड़े पर सवार होकर महल में गया। महल में पहुंचकर उसने बादशाह से कहा, मैं एक दूर देश का शहजादा हूं और आपकी बेटी शहजादी जरीन का हाथ मांगने आया हूं। बादशाह जोर से हंसा और बोला, तुम जैसे पागल पहले भी आ चुके हैं। वह भी बादशाहों और वजीरों के बेटे थे, लेकिन शहजादी जरीन को मनाना आसान नहीं। उसने कसम खा रखी है, मैं सिर्फ उस शख्स से निकाह करूंगी जो मेरे लिए बगदाद से नींबू, मिस्र से आम और मदीने से खजूर लेकर आएगा। ये तीनों चीज़ें एक ही मौसम में मिलनी चाहिए। यह सुनकर मूसा मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, मैं कल ही ये सब चीज़ें हाजिर कर दूंगा। अगले दिन मूसा फिर महल में पहुंचा। उसके पीछे पीछे 3 गुलाम चल रहे थे, जिनके सिरों पर सोने के ख्वान थे। पहले ख्वान में बगदाद के ताज़ा नींबू थे, दूसरे ख्वान में मिस्र के रसीले आम थे, तीसरे ख्वान में मदीने की ताज़ा खजूर थीं। बादशाह यह नायाब तोहफे देखकर बेहद खुश हुआ और हुक्म दिया कि शादी की रस्म आज ही अदा की जाए। लेकिन शहजादी जरीन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी स्याह आंखें और ज्यादा स्याह हो गईं, होंठ पीले पड़ गए। असल में वह शादी ही नहीं करना चाहती थी। उसने ये 3 शर्तें इसलिए रखी थीं ताकि कोई उन्हें पूरा ना कर सके और निकाह से बचा जा सके। मगर अब तो शर्तें पूरी हो चुकी थीं, इसलिए मजबूरन निकाह के लिए हाँ कहना पड़ा। उसी दिन धूमधाम से मूसा और शहजादी जरीन का निकाह हो गया। लेकिन शहजादी जरीन अपने शौहर मूसा से सख्त नफरत करती थी। शौहर ही से क्या, वह तो दुनिया भर के मर्दों से नफरत करती थी। उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि वह किसी भी तरह इस राज का सुराग लगाएगी कि मूसा ने यह चीज़ें कैसे हासिल कीं। अब वह दिन रात इसी खोज में लगी रहती। शहजादी जरीन हर रोज़ मूसा से नई नई फरमाइशें करती।
वह दुनिया की सबसे कीमती चीजें मांगती, कभी अरब के बेहतरीन घोड़े, कभी दमिश्क का रेशम, कभी हिंदुस्तान के नायाब मोती। मूसा हर बार उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता, लेकिन हमेशा एहतियात बरतता। जब कभी उसे तारिक जिन को बुलाकर कोई हुक्म देना होता तो वह अपने कमरे में चला जाता और अंदर से कुंडी लगाकर जिन से बात करता। लेकिन एक दिन मूसा से एक गलती हो गई। वह अपने कमरे में गया तो दरवाज़ा बंद तो किया, मगर कुंडी लगाना भूल गया। शहजादी जरीन पहले से ही चौकन्नी थी। उसने धीरे धीरे दरवाजे को थोड़ा सा खोला और अंदर छिपकर देखने लगी। मूसा ने जैसे ही अंगूठी उतारी और जिन को बुलाया, वह सब कुछ देख चुकी थी। रात को जब मूसा गहरी नींद में सो गया तो शहजादी जरीन दबे पांव उसके पास आई। उसने आहिस्ता से मूसा की उंगली से अंगूठी उतार ली। जैसे ही अंगूठी उसके हाथ में आई, तारिक जिन फौरन हाजिर हो गया। हुक्म कीजिए मेरे आका, शहजादी ने मूसा की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस आदमी को वहां छोड़कर आओ जहां से यह आया है। तारिक कुछ झिझका। उसे मूसा से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। वह तो उसका गुलाम था जिसके पास अंगूठी हो। तारिक ने मूसा को उठाया और उसी तरह दरियाओं, पहाड़ों और वादियों पर से उड़ता हुआ उसे उसके महल में छोड़ आया। मूसा की जब आंख खुली तो उसने देखा कि यह तो उसी का महल है और उसके हाथ में अंगूठी भी नहीं है। भाई उसके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आए। आखिर भाई थे। उनका ख्याल था कि उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ ज्यादती की है। उन्होंने कहा, जजीरा ए कनफर को भूल जाओ और हमारे पास आकर आराम से रहो। मूसा ने कहा, मैं अपनी अंगूठी हासिल करके रहूंगा। वह मुझे मेरे बाप ने दी थी। मैं उसे शहजादी के पास नहीं रहने दूंगा। वह जितनी खूबसूरत है उतनी ही दिल की खोटी है। दूसरे दिन वह घोड़े पर सवार होकर जजीरा ए कनफर की तरफ चल दिया। 3 महीने बराबर चलता रहा। तब समंदर के साहिल पर पहुंचा। वहां जाकर वह एक जहाज में सवार हो गया। 3 माह के समंदरी सफर के बाद वह नहर ए सुएज में पहुंचा और वहां से बहर ए अहमर में दाखिल हुआ। जब वह नहर ए सुएज के किनारे पर था तो उसे जजीरा ए कनफर की खबरें मिलीं। उसने सुना कि शहजादी जरीन अपने बाप को कत्ल करके तख्त पर बैठ गई है और मुल्क में किसी मर्द को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। मूसा को यह इत्तला मिली तो उसने अंदाज़ा लगाया कि शहजादी जरीन उसकी वापसी से खौफजदा है। तभी जहाज़ों की तलाशी ली जाती थी। वह एक जहाज़ के कप्तान से मिलाए जो गर्म मसाला लेकर कनफर जाया करता था। उसने कप्तान को शर्फ देकर राज़ी किया कि वह उसके जहाज़ में औरत बनकर सफ़र करेगा। इस तरह मूसा बुर्का पहनकर जजीरा ए कनफर के साहिल पर उतरा और एक सराय में रहने लगा। जल्द ही उसे अंदाज़ा हो गया कि रियाया शहजादी जरीन को पसंद नहीं करती थी। वह जालिम और फिजूल खर्च थी। मुल्क के हालात बहुत खराब हो चुके थे। लोग मुस्कुराकर बात करना भूल गए थे। एक रोज मूसा महल के दरवाजे के पास खड़ा था कि उसे कनीज रुकैया बाहर निकलती दिखाई दी। रुकैया जरीन की खास मुलाजिम थी। मूसा उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब वह महल से काफी दूर आ गए तो मूसा ने बुर्का उतार कर फेंक दिया और कहा, मैं मूसा हूं, तुम्हारी शहजादी का शौहर। रुकैया हैरानी से चीखी, खुदा का शुक्र है कि आप आ गए। महल के हालात बेहद खराब हैं। मूसा ने कहा, रुकैया तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रुकैया ने यकीन दिलाया, मैं जो कुछ कर सकती हूँ जरूर करूंगी। मूसा बोला, तो फिर मैं जो कहूँ वह करो। तुम बीमार बनकर अपनी मालकिन के कमरे में लेट जाना और खूब तौबा तिल्ला करना। जब शहजादी पूछे तो कहना कि अगर बगदाद के ताज़ा नींबू मिल जाएं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। रुकैया उल्टे पांव महल में गई। शहजादी जरीन उस वक्त अपने कमरे में ही थी। रुकैया सीने पिरोने का काम लेकर शहजादी जरीन के पास बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद दिल पर हाथ रखकर हाय हाय करने लगी। शहजादी जरीन ने उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया और एक गुलाम से कहा, फौरन तबीब को बुलाकर लाओ। लेकिन रुकैया ने उसे रोक दिया और कराहते हुए कहा, मेरा एक ही इलाज है शहजादी साहिबा। शहजादी जरीन ने पूछा, वो क्या? रुकैया ने जवाब दिया, बगदाद के ताज़ा नींबू। यह सुनकर शहजादी जरीन ने कहा, आंखें बंद करो, जब तक मैं ना कहूँ मत खोलना, वरना नींबू नहीं मिलेंगे। रुकैया ने झूठ मूठ आंखें बंद कर लीं। शहजादी जरीन ने अलमारी में से एक छोटी सी सीढ़ी निकाली, उसे दीवार पर लगाया और ऊपर चढ़ गई।
फिर उसने कमरे के दरवाजे पर बने हुए ताचे में छुपाई गई अंगूठी निकाली। तारिक जिन सामने आ गया। हुक्म की देर थी कि बगदादी नींबू हाजिर हो गए। रुकैया अपनी लंबी लंबी पलकों में से सब कुछ देख रही थी। अब जो शहजादी जरीन नींबू लेकर उसके पास आई तो उसने जोर से आंखें बंद कर लीं। शहजादी ने आवाज दी तो उसने आंखें खोल दीं और नींबू देखकर खुशी से चीख उठी। अगले दिन रुकैया मूसा से मिली और उसे सारा हाल कह सुनाया। मूसा ने कहा, अंगूठी मेरे पास ले आओ। रुकैया इसी तलाश में रहने लगी। एक दिन शहजादी जरीन थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो रुकैया ने अलमारी में से सीढ़ी निकाली, उसे दीवार पर लगाया और ताकची में से सोने का डिब्बा उतार लिया। फिर डिब्बा खोलकर जल्दी जल्दी अंगूठी पहन ली और मूसा के पास पहुंची। मूसा ने अंगूठी ले ली और रुकैया से कहा, जल्दी से महल में चली जाओ और यूं जाहिर करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। रुकैया चली गई तो मूसा ने तारिक को बुलाया और शहजादों जैसा लिबास पहना। फिर अंगूठी मुंह में रख ली और नजरों से ओझल होकर महल में दाखिल हो गया। महल में जाकर उसने अंगूठी उंगली में पहन ली और शहजादी जरीन के कमरे में चला गया। अस्सलामु अलैकुम, मूसा ने शहजादी जरीन से कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? शहजादी जरीन हक्का बक्का रह गई और चीख कर बोली, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, मुझे चैन से रहने दो। मूसा ने जवाब दिया, यह मुल्क मेरा है, तुम्हारे बाप ने मुझे इसका वारिस बनाया था, अब वह मर चुके हैं, इसलिए मैं तख्त हासिल करने के लिए आया हूँ। शहजादी जरीन पथरा कर रह गई। थोड़ी देर कुछ सोचती रही, फिर दौड़कर अलमारी में से सीढ़ी निकाल लाई और ताकची में से सोने का डिब्बा उतारा। डिब्बा खोलकर हाथी दांत की डिबिया निकाली। उसे खोलकर देखा तो अंगूठी गायब थी। मूसा ने अपना हाथ शहजादी जरीन को दिखाते हुए कहा, यह रही अंगूठी मेरे हाथ में। शहजादी जरीन गुस्से से चीखती चिल्लाती बाहर की तरफ भागने लगी। वो नौकरों और पहरेदारों को बुलाना चाहती थी, मगर मूसा ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, नौकरों को बुलाने से क्या फायदा? तुम्हारी फौज के एक एक सिपाही के सामने मैं हजार हजार सिपाही खड़े कर सकता हूँ। यह कहकर उसने अंगूठी उंगली में से उतार ली। तारिक जिन उसके सामने खड़ा था, उसने जिन से पूछा, तारिक बताओ इस शहजादी के साथ क्या किया जाए? इसका चेहरा तो उजला है मगर दिल स्याह है। तारिक ने सिर झुका लिया और बोला, मालिक मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा काम सिर्फ हुक्म मनना है। मूसा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इसे मारूंगा नहीं क्योंकि आखिर यह मेरी बीवी है, मगर इसे आजाद भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि यह मेरी जादुई अंगूठी का राज जानती है। तारिक चुपचाप खड़ा रहा, हुक्म का इंतजार कर रहा था। मूसा ने ठोस लहजे में कहा, तारिक इसे उस गुफा में ले जाओ जहां से मेरे अब्बा ने यह अंगूठी हासिल की थी, वहीं जहां वह पीतल का बुत पड़ा था, इसे वही सुला दो और यह 1000 बरस तक सोती रहेगी। यही इसका अंजाम है। जैसे ही मूसा ने हुक्म दिया, तारिक ने शहजादी जरीन को उठाया और देखते ही देखते हवा में गायब हो गया। अब मूसा ने अपनी अंगूठी फिर से उंगली में डाल ली और पूरे शान और शौकत के साथ जजीरा कन्फर की गद्दी संभाली। वह एक नेक और इंसाफ पसंद हाकिम साबित हुआ और उसके राज में लोग खुशहाल हो गए। कुछ वक्त बाद मूसा ने रुकैया से निकाह कर लिया। दोनों ने मिलकर अपनी सल्तनत को तरक्की की राह पर डाल दिया और सुकून भरी जिंदगी गुजारने लगे।